स्वागत है भगूलाल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है दलित स्पीक्स। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस कड़ी में हमारा एक साथी बनने के लिए। जानना चाहेंगे आपसे आपके बारे में, एक दलित चेतना की अगवा बनने का जो ये सफ़र शुरू किया आपने, उस सफ़रनामे की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे ये चेतना आई आपको कि आज़ादी के 66 साल बाद भी एक ऐसा समुदाय जो कि देश की जीडीपी में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। वस्तुस्थिति ज़मीन पर यह है कि आज भी वो समाज बिल्कुल दरकिनार पड़ा हुआ है, एक हाशिए पर पड़ा हुआ है। तो उस वर्ग को आगे लाने की चेतना कहाँ से आपकी आई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नेतृत्व जो है पीड़ा से होता है। जब मैंने होश संभाला उस समय एरज जो जनपद झांसी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर लगभग बस्ती से 1 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ रहता था। तो सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि वहाँ पे जो डॉक्टर मुखर्जी, जहाँ तक मेरे को याद है ना, क्योंकि पूरा तो याद नहीं है, जितना मैं बताऊंगा आपको, डॉक्टर मुखर्जी उस समय हॉस्पिटल के इंचार्ज हुआ करते थे और पूरा स्टाफ, चौकीदार, कंपाउंडर और सफाई कर्मचारी, ये सारे लोग स्टाफ के वहाँ रहते थे। डॉक्टर बनर्जी की 2 लड़कियाँ थीं बड़ी बड़ी, और वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी उस समय में। तो जो उनकी सबसे बड़ी लड़की थी, जिसको मैं अपना प्रथम गुरु मानता हूँ, तो वो लड़की सारे स्टाफ के बच्चों को अपने पास रखती थी और सबको पढ़ाती थी। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। तो उन्होंने फिर इसके बाद में पहले खुद पढ़ाया, बाद में एरच में जो प्राथमिक विद्यालय था उसमें उन्होंने एडमिशन करा दिया। तो मेरे को, चूँकि उन्होंने एडमिशन कराया था, इसलिए मेरे को वहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव समझ में नहीं आया। बाकी वहाँ के जो दलित बच्चे थे उनके साथ भेदभाव होता था। मटकों में पानी नहीं पीते थे या कुछ नहीं करने देते थे, उनको अलग बैठाया जाता था। लेकिन ये सब मैंने वहाँ नहीं झेला। हुआ क्या कि इसके बाद में 1968 में मेरे पिताजी की पोस्टिंग समथर हो गई, जो कि मेरा पैतृक गांव है। समथर में आदर्श प्राइमरी पाठशाला में मेरा एडमिशन हुआ कक्षा 4 में। और एडमिशन के बाद में अब यहाँ से जो भेदभाव समझ में आया, तो होता क्या था कि वहाँ पे जो सवर्ण बच्चे थे वो स्कूल के अंदर पढ़ते थे और जो दलित बच्चे थे वो स्कूल के बाहर बैठते थे। सिर्फ संडे को हम लोगों को स्कूल देखने को मिलता था, क्योंकि हम लोगों की ड्यूटी लगाई जाती थी संडे को कि गोबर ला करके पूरे स्कूल की लिपाई करना। पहले कच्चे स्कूल हुआ करते थे। और मेरे को अच्छी तरह याद है कि जो जगदीश मास्टर जो उस समय प्रधान अध्यापक थे, वो पंडित थे, मतलब ब्राह्मण जाति के थे। लेकिन चूँकि मैं एक मेधावी छात्र था तो मेरे साथ में मारपीट तो कम हुई है, लेकिन मेरे को मॉनिटर बनाया गया। मेरे सुपरविजन में वो लड़के सारा लिपाई पताई ये सब काम करते थे। इसके बाद में मैंने अपनी शिक्षा यहाँ से शुरू की और जो देखा वहाँ पे कि भेदभाव होता है दलित बच्चों के साथ में। इसके बाद में मैं लड़ाई जो शुरू हुई मेरी 1974 से। 1974 में हुआ क्या कि मेरे जो बाबा थे वो चाय पीने के लिए शौकीन थे। तो उस समय क्या होता था, चाय पीने के लिए बाहर गिलास अपने अपने रखे रहते थे, कहीं वो बना के जगह रखी थी उन्होंने से होटलों में, होटलों से दूर। वहाँ से उन्होंने गिलास उठाया, होटल से चाय ली और नाली के किनारे बैठ के पिया करते थे। ये चीज़ मेरे को बुरी लगी, क्योंकि मैं थोड़ा उस समय पढ़ लिख गया था। तो मैंने बाबा को बोला, हमने कि आप यहाँ बैठ के चाय क्यों पीते हैं, वहाँ कुर्सी में बैठ के पीना चाहिए। उन्होंने मेरे को डांटा कि हम लोग जो है जाति के भंगी हैं, निम्न कास्ट के, और बड़े लोगों के साथ हम कैसे बैठ सकते हैं। ये बात मेरे को चुभी। तो एक दिन मैं, बाबा मेरे को गिलास में दूध, वही गिलास में दूध ला के दिया करते थे। मैं वो दूध लेके, बोले जाओ दूध लेके आओ, और मैं दूध लेके कुर्सी बैठ गया। तो उस महेश नाम का पंडित था जिसका वो होटल था, ब्राह्मण, उसने मेरे को बुरी तरह वहाँ से उठाया। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई जो यहाँ तो मेरे होटल में घुसा है, चल वहाँ भाग। वो मेरे को बात छुभी। मेरे साथ में जो पढ़ने वाले लड़के थे, मैंने उनको किया इकट्ठा और होटलों पे धावा बोल दिया सीधा। चाय पीने के लिए 8-10 लोग इकट्ठे होकर के होटल में घुस गए। तो ये एक नया काम था उस समय में। एक देखिए, वो उस समय की आप बात कर रहे हैं जब चेतना लोगों की बहुत कम थी, शिक्षा का प्रसार बहुत कम था। तो अमूमतः वो एक बहुत बड़ी क्रांति का सूचक था जो आपने शुरुआत किया। के बाद हुआ ये कि मैंने उनको बोला हमें चाय चाहिए, वो बोला दूध नहीं है। तो मैं बोला बगैर दूध की बना दो। बोला अभी मेरे पास में कुछ भी नहीं है। तो मैं बोला 1 गिलास पानी ही पिला दो। उसने फिर मेरे को गाली दे करके जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए कहा कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अभी मैं पुलिस को बुला करके तुम लोग को पिटवाऊंगा।
तो वहाँ जो मेन जो वहाँ का जो चौराहा है, जो किले के जस्ट सामने है, चौपड़ बाज़ार बोलते जिसको, वहाँ पर उसकी दुकान थी। तो वहाँ पर पुलिस घूमती ही रहती थी। तो उस समय वो 2 उन्होंने बुलाए, तो मेरे को अच्छी तरह याद है, उनका जो चीफ साहब थे वो जहूरुद्दीन थे, और एक साथ में उनका सिपाही था। वो दोनों आए और मेरे को मारा उन्होंने, बोला तुम भाग जाओ यहाँ से। तो हम लोगों के अंदर उबाल तो था ही। मैं बोला ठीक है, आज तो हम जाते हैं, कल पूरे बाज़ार में आग लगाएंगे, ऐसा बोल करके हम लोग चले आए। हुआ कुछ मीडिया के लोग बैठे होंगे, उस समय हम लोग ये जानते नहीं थे कि मीडिया क्या होती, पेपर कभी पढ़ते ही नहीं थे। उन्होंने छाप दिया होगा। तो दूसरे दिन 2-3 ट्रक PSC, IG, DIG, SP, बहुत से अधिकारी लोग आ गए और मेरे को बुलाने के लिए पुलिस पहुंची पूरी गाड़ी लेकर के। तो मेरे पिताजी को जब पता लगा तो उन्होंने मेरे को सारे लोगों को भगा दिया। क्योंकि मेरे पिताजी उस समय डॉक्टर खान थे समथर में, तो मेरे को डॉक्टर खान के यहाँ पहुँचा दिया कि तुम यहाँ छुपे रहो। तो डॉक्टर खान को जब पता लगा, अरे बोला तुमने कौन सा गलत काम किया है? बोला चलो मैं लेके चलता हूँ थाने में, क्या करेंगे वो तुम्हारा। तो डॉक्टर साहब मेरे को थाने में लेके गए। वहाँ पे सारे बड़े बड़े अधिकारी, मैं उसके उस समय रैंक भी नहीं जानता था क्या क्या थे, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी थे। उन्होंने मेरे को बाकायदा इज्जत के साथ में कुर्सी बैठाया। बोले आप ही हो जिसने ये लड़ाई शुरू की है? मैं बोला सर लड़ाई शुरू क्या, मैं तो ये देखा कि ये पोजीशन है और आज आज़ाद भारत में हम लोग जीवन यापन कर रहे हो, फिर भी हमारे साथ ये जास्ती है। बोले नहीं बिल्कुल सही बात है, बोलिए आपकी अच्छी लड़ाई है। वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको मारा था? तो वो वहीं खड़े थे, जहूरुद्दीन और वो जिनकी ड्यूटी लगी थी। मैं बोला सर ये है। बोला इनकी वर्दी उतारो। उन दोनों की वर्दी उतार दी, वो पैरों पर गिर गए उनकी। बोला नहीं मेरे पैरों पर नहीं, इस लड़के के पैरों पर गिरो। तो मैं बोला सर ये हमसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मैं इनसे पैर नहीं छुड़वा सकता हूँ। बोला देखा उसके अंदर में अभी भी मानवता है, तो उनने गलती मनाई, मैंने उनकी वर्दी दिलवाई। उस समय हुआ क्या करता था कि उस समय पूरा निर्णय राजा करते थे, और उस समय तत्कालीन जो भी राजा रणजीत सिंह जी देव हैं, उन्होंने अपने किले में पंचायत बुलाई। तो पंचायत उनके सतखंडे पे हुए सारे अधिकारी लोग गए, मेरे को भी बुलाया। ये मेरा पहला मौका था जो सतखंडे किले के अंदर में सतखंडे पे एक बाल्मीकि समाज, सुक्षका समाज के व्यक्ति जा रहा है। वहाँ जाकर के पंचायत हुई, निपटारा ये हुआ कि सबको चाय कुल्हड़ में मिलेगी। तो मैंने कहा कि साहब हम ही लोगों को मिलेगी? नहीं, बोला मैं भी पीऊँगा कुल्हड़ में। उस समय से कुल्हड़ चालू हुए, मेरी हौसला अफजाई हुई कि कुछ करने से कुछ तो मिला। इसके बाद में बोला और कोई बात? मैं बोला सर मैंने सुना है आपका राज मंदिर बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोगों ने तो सुना है लेकिन देखा नहीं है सर, अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो हम राज मंदिर के दर्शन कर लें थोड़ा सा। तो अब राज मंदिर के दर्शन करने के लिए उन्होंने मेरे को भेज दिया वहाँ पे राज मंदिर में। राज मंदिर का पुजारी डंडा लेके भागा, बोला तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ पे? तो मेरी सेफ्टी के लिए उस समय विश्वनाथ सिंह दरोगा जी हुआ करते थे हमारे यहाँ, उनको लगाया गया था, इस लड़के को साथ में ले जाओ। उन्होंने बोला राजा साहब ने भेजा है, इनको मारो मत। वो भाग करके अपनी धोती संभालता हुआ सीधा राजा के पास गया। बोला राजा साहब क्या कर रहे हो आप? सदियों से ये मंदिर की मर्यादा ख़त्म हो जाएगी। तो वो बोले आपकी उम्र कितनी है? बोला मेरी 70 साल है। बोले आपने 10 साल ज़्यादा कर लिए, अभी आपको पेंशन की ज़रूरत है, आप घर जाइए, आपको घर बैठे पेंशन मिलेगी। वो गाली गलौज अपना बड़बड़ाता हुआ चला गया। मंदिर के दरवाजे खुले, मैंने अच्छी तरह से दर्शन किए, और मेरे साथी लोग भी जो थे नीचे वो भी गए उसमें। उसके बाद बोला अभी तो तसल्ली है, अब क्या है? मैं बोला सर इधर तो तसल्ली हो गई, अभी बाहर भी मंदिर में मेरे को नहीं घुसने देता है। तो उस समय विश्वनाथ सिंह की और दो उनके साथी सिपाहियों की ड्यूटी लगाई, इनको पूरे शहर के मंदिर में प्रवेश कराया जाए। तो एक बहुत बड़ी तो ये प्रवेश केवल क्या अकेले स्वयं भग्गू लाल के लिए था या उस पूरे समुदाय के लिए था जिसकी नुमाइंदगी आप कर रहे थे? उन सारे मंदिरों में प्रवेश आपने अकेले लिया या आपने समुदाय के साथ? समुदाय, पहले तो मैं अकेला गया कुछ साथियों के साथ में, लेकिन उस समय होता क्या था, जैसे कि अभी नौ दुर्गा आती है ना, लोग वक्त जवारे बोते हैं, तो दलितों के जवारे नीचे ही चढ़ाए जाते थे, पूजा वो नीचे से ही करते थे, जल वगैरह वो नीचे से ही चढ़ाते, अगरबत्ती वगैरह सब नीचे लगाते थे। लेकिन मैं यहाँ तक सीमित नहीं रहा, उन सारी महिलाओं को, पुरुषों को जिनको पहली बार देखने को मिला, मैं उनको सबको मंदिर के ऊपर चढ़ाया, और उस दिन से मंदिर खुल गए। वहाँ पे समथर में चाय देनी शुरू हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि बगल में मोट है, चिरगांव है, झांसी तक में आग लगी कि समथर से ये जुनून, क्योंकि वो पेपरों में निकला उस समय के, तो ये उस समय ये जुनून ये हुआ कि क्रांति वहाँ से शुरू हुई, तो सब जगह क्रांति शुरू हो गई। ये हुआ उस समय में। तो मैंने सोचा इस पर कुछ काम करना चाहिए हमें। यहाँ से हमारी शुरुआत है इसकी आंदोलन की।
और तब से लेकर के फिर उसके बाद में मैंने कई सर्विसें की, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण मैं कहीं भी पूरी सर्विस नहीं कर पाया। यहाँ तक कि मैं 15 साल में CRPF में भी रहा, लेकिन CRPF में भी मेरे साथ में लास्ट में इतना जाति भेदभाव हुआ, मानसिक पीड़ा मेरे को इतनी कुचल के मेरे दिमाग में भरी गई कि मेरे को वो नौकरी करने से छोड़ने से मजबूर होना पड़ा। और उसके बाद में मैंने कसम खाई कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा इस समाज के लिए कुछ करूँगा, और जब तक इस समाज को मुख्य धारा से नहीं जोड़ दूँगा तब तक मैं ये काम करता रहूँगा। आजकल फ़िलहाल किस रणनीति के तहत आप काम कर रहे हैं? क्या क्षेत्र में आपने किस तरीके का ये चेतना फैलाने का काम किस तरीके से चला रखा है? जी, इसके लिए मैं 1996 में आकर के कुछ दिन तक इस पर शोध किया कि इस समाज को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि मैंने 1980 में BA कर लिया था बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज झांसी से, तो थोड़ी योग्यता तो थी। मैंने उस पर शोध किया ये समाज को कैसे सुधारा जाए। मैं 1-2 बार गया समाज में, लेके फेल हो गया। फिर 3-4 साल बैठ करके मैंने इस पर शोध किया, वो प्रोग्राम कुछ बनाया। फिर उसके बाद में मैंने जनपद जालौन चुना, क्योंकि उस समय बुंदेलखंड में झांसी की अपेक्षा जनपद जालौन बहुत ही पिछड़ा हुआ था। तो मैंने इसको अपना कार्यक्षेत्र बनाया, और कार्यक्षेत्र बना करके जनपद जालौन में सन 2000 में मैंने 50 गाँव की पैदल यात्रा अपने साथियों के साथ की। पैदल यात्रा के तहत उस समय जो मुद्दा था तो निकल के ये आया कि हम लोग गंदा काम करते हैं, मैला ढोने का काम करते हैं, इसलिए सब आपके साथ में जास्तियाँ होती है। तो मैंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत पूरे गाँव में गाँव जा कर के पदयात्रा करके उन लोगों को समझाया। उसका नतीजा ये हुआ 50 गाँव के लोगों ने, कोठौन ब्लॉक, रामपुरा ब्लॉक, माधोगढ़ ब्लॉक के 50 गाँव के लोगों ने तत्काल काम करना छोड़ दिया। तत्काल काम करना छोड़ने के बाद में भुखमरी कगार पे हो गए। वहाँ पे एक उमरी गांव है, उमरी गांव में जब उन्होंने काम छोड़ा तो उनको दुकानों पे सौदा देना बंद हो गया, चक्की पे उनका आटा पीसना बंद हो गया, यहाँ तक कि वो लेटरिन करने के लिए जो खेतों पे जाते थे उनको खेतों से खदेड़ा जाने लगा। वो घरों में बंद कैद होकर के रह गए। बसों वाले भी, क्योंकि बस दबंग लोगों की चलती है, तो वहाँ पे उनको बस में बैठा के वो आ भी नहीं सकते थे सिटी में, उनको एकदम से बंद कर लिया घेरे में। लास्ट में उनको फिर उसी काम पे जाना पड़ा। तो फिर वो लोग हमारी बात को समझने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन मैंने अपना प्रयास जारी रखा। आज जनपद जालौन जो कि सबसे पिछड़ा माना जाता था, और मेरी जागरूकता के कारण आज उसकी जो पहचान है मैंने जो राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाई। तो मेरा कोई NGO करण नहीं था या इसमें कोई, मेरा सिर्फ आंदोलन था। मेरे आंदोलन को बनाने के लिए कई NGO वाले मेरे पास आए। उस समय गर्मा अभियान चला जो मेला ढोने के तहत काम करता था। तो 2005 तक मैं उसमें काम किया गर्मा अभियान में, और जो फ्रांस के जो राजदूत थे उसमें एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें सम्मानित किया गया, और वहीं से मेरे को एक दद्दा की उपाधि दी गई। उन्होंने पूछा आप क्या लाइक करोगे, तो मैं बोला मैं अभी तक मेरे और मेरे पुरखे सब लोगों को दद्दा कहते आए, मैं चाहता हूँ कि मेरे को भी दद्दा कहा जाए। तो वहाँ से मेरे को दद्दा की उपाधि मिली, और आज भी मैं समाज के लिए समर्पित हूँ, और समाज के लिए मैं आजीवन तक, जब तक ये समाज को मुख्य धारा से नहीं जोड़ दूंगा, मेला ढोने के काम का बिल्कुल ख़त्म नहीं कर दूंगा। मेला ढोने के काम की बात के बारे में 2 बातें बताऊंगा आपको कि सरकार ने इसमें अरबों खरबों रुपया दिखाया, शो किया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ, लोगों को उसका लाभ नहीं पहुंचा। सिर्फ कागजों तक में उनको सही दिखा दिया गया। आज भी जनपद जालौन में मेरे हिसाब से 650 लोग मेला ढोने का काम आज भी कर रहे हैं, और पूरे बुंदेलखंड में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ तक कि राजधानी लखनऊ के नाक के नीचे होता है, लेकिन फिर भी लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बड़ी विडम्बना की बात तो ये आ जाती है कि जो SC/ST एक्ट 1989 बना है, उसमें एक धारा 4 के अंतर्गत जो गलत रिपोर्ट देने वाले जो अधिकारी हैं उनके ऊपर में होना चाहिए, लेकिन खुलेआम इसकी रिपोर्ट दी गई, लेकिन किसी अधिकारी को पनिशमेंट नहीं मिला। और दोबारा जो मई में सर्वे हुआ फिर भी झूठी रिपोर्ट दी गई। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर अमल करे, और जिन अधिकारियों ने या उच्च अधिकारियों ने ऐसी झूठी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देकर के गुमराह किया है, उनको धारा 4 के अंतर्गत, SC/ST की धारा 4 के अंतर्गत उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और इनके पुनर्वासन के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे पास में, क्योंकि इनका कितना भी पुनर्वासन, लेकिन जातिगत भेदभाव छुआछूत के कारण इनका सम्मानजनक व्यवसाय नहीं कर सकते। इनको सब्जी की ठेलियाँ लगा दो, सब्जी छड़ जाती। मैंने करके देखा है ये सब। किसी ने सब्जी नहीं खरीदी, सब्जी बर्बाद हो गई। दूसरे कई प्रकार के विकल्प खोजेगा, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। सबसे बड़ा विकल्प आज जो लैंड राइट की बात चल रही है, तो लैंड राइट में अगर इनको 5 एकड़ ज़मीन प्राथमिकता के तौर पर अगर इनको दी जाती है,
अगर सरकार की मंशा है कि वास्तव में इनका पुनर्वासन करके ये मेला ढोने का काम ख़त्म करना चाहती है, तो प्राथमिकता के तौर पे इनको ज़मीन मिलनी चाहिए। और गांव में मिल भी सकती है, क्योंकि परिवार 1 या 2 ही होते हैं गांव में, तो इनको ज़मीन देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जमादार से ज़मींदार हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं चाहते ये जमादार से ज़मींदार हों। लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि जब तक मैं इनको जमादार से ज़मींदार नहीं बना दूंगा, ये मूवमेंट मेरा जारी रहेगा। मैं कई साल से कई दलित संगठनों के साथ काम कर रहा था, लेकिन मेरी पीड़ा को किसी ने आगे तक नहीं पहुंचाने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूँ PMRC का, जिन्होंने मेरे जज्बा को, मेरे उसको समझा और इसके जज्बे को धरातल पर उतारने का काम किया। उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और आजीवन शुक्रगुजार रहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस आंदोलन के लिए जिसमें आप प्रयासरत हैं। हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में ज़रूर समाज की एक शक्ल बदलेगी। ये थे हमारे साथ जालौन के दद्दा, जिन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था अपने उस दौर से जब वो युवावस्था में थे। महसूस करते थे उस छुआछूत को, जातिगत भेदभाव को, जो इनके साथ बहुत कम मात्रा में हुआ, लेकिन अपने साथ न सही अपने समाज में घटने वाले लोगों के साथ की पीड़ा को झकोर कर रख दिया इन्हें। और इनकी शुरुआत हुई उस सफ़र से, जो आज इस मुकाम पर पहुंची है कि जालौन के अंदर दद्दा को उस नाम से पुकारा जाता है जो सपना रह गया था इन लोगों का। क्योंकि इससे पहले तक दद्दा ये उन लोगों को कहा करते थे जिनके रहमो करम पर ये दलित समाज जिया करता था। कैमरा पर्सन कुलदीप चंदन के साथ मैं गिरीश पंत, जन संस्करण, जालौन।